आरबीआई का जो विनिमय निर्धारण का कार्य है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि विनिमय दर होती क्या है, क्योंकि कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो विनिमय दर को ही नहीं समझते होंगे। क्यों भाई, समझते हैं? सब समझते हैं? क्या बात है। विनिमय दर को बस एक्सचेंज रेट समझते हैं और कुछ नहीं इसके अलावा समझते हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन, अदला बदली। दर मतलब अनुपात। तो यहां पर क्या बदला जा रहा है? विनिमय दर क्या है? विनिमय दर विदेशी मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और घरेलू मुद्रा, ठीक है, घरेलू मुद्रा की अदला बदली का अनुपात जो होता है उसी को हम विनिमय दर कहते हैं। देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मैंने बताया कि ये टॉपिक हमारा 2 चैप्टर को कवर करेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और एक यहां पर आरबीआई के फंक्शन में। आरबीआई के जो तमाम कार्य हमने कल की क्लास में पढ़े, उनमें एक कार्य यह भी था जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आरबीआई भारत की विनिमय दर के निर्धारण में क्या भूमिका निभाता है। 1991 से पहले और 1991 के बाद आरबीआई की भूमिका में क्या परिवर्तन हुआ, इस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक में हम विदेश व्यापार के टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि कंबाइंड टॉपिक है तो एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो विनिमय दर का मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और घरेलू मुद्रा की अदला बदली का अनुपात विनिमय दर कहलाता है। और जब हम अंतरराष्ट्रीय या विदेशी मुद्राओं की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं की तरफ हमारा इशारा होता है, और ये महत्वपूर्ण मुद्राएं वे हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक यूज की जाने वाली मुद्राओं में पहला नंबर किसका आता है? अमेरिकी मुद्रा, डॉलर का या यूएस डॉलर का। ये अमेरिका की मुद्रा है जिसे हम यूएस डॉलर, क्योंकि डॉलर कई देशों में चलता है, इसको हम यूएसडी भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है ये, ठीक है। हालांकि इसके अलावा और भी मुद्राएं यूज की जाती हैं, हम बता चुके हैं आपको समय समय पर। दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो किन देशों की मुद्रा है? यूरो यूरोपीय संघ के देशों की मुद्रा है। यूरोप की मुद्रा नहीं है, यूरोपीय संघ की, क्योंकि यूरोप में तो बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन भी आता है, लेकिन ब्रिटेन की मुद्रा तो यूरो नहीं है ना। तो यूरोप के कुछ देश जिन्होंने अपना एक संघ बना रखा है, यूरोपीय संघ, उन यूरोपीय संघ में जो 19 देश हैं उन्होंने परस्पर लेन देन के लिए एक कॉमन करेंसी या साझा मुद्रा को अपनाया है जिसका नाम है यूरो, ठीक है। तो यूरो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मानी जाती है। महत्वपूर्ण किस सेंस में है? महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी महत्वपूर्ण। तीसरी मुद्रा के रूप में यहां हम बात कर सकते हैं जापान की मुद्रा, येन की बात कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण मुद्रा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो है वो है ब्रिटेन की मुद्रा, इसे हम ब्रिटिश पाउंड कहते हैं। तो ये 4 मुद्राएं, चाइना की मुद्रा का भी अंतरराष्ट्रीय महत्व तेजी से बढ़ा है, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अभी भी उसको स्वीकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नहीं किया गया। तो हम इन 4 मुद्राओं को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और ये सब क्या है? ये सब हार्ड करेंसी हैं। बताया था मैंने आपको, दुर्लभ मुद्राएं हैं। हार्ड करेंसी क्यों है ये? क्योंकि इनकी इंटरनेशनल डिमांड हमेशा ही ज्यादा रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में, एक्सचेंज में इनको यूज किया जाता है। और भारत सहित अधिकांश देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में इन्हीं मुद्राओं को रिजर्व रखा जाता है। इनके अलावा दूसरे एसेट जैसे गोल्ड वगैरह भी रखे जाते हैं, ठीक है। ये क्यों रखते हैं आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में? अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की लिक्विडिटी या तरलता को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के बाद हमको पेमेंट करना है, इन्हीं करेंसी में पेमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास इनकी लिक्विडिटी होनी चाहिए ना। तो उसके लिए आरबीआई ये हमेशा अरेंजमेंट, इंतजाम रखता है कि भारत के पास पर्याप्त आयात कवर या हमारे पास विदेशी मुद्राओं का भंडार बना रहे,
जिसकी बात हम कल कर चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में आरबीआई क्या करता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि ये जो विनिमय दर होती है, जैसे अगर हम इन मुद्राओं की बात करें तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जिसे हम मानक मुद्रा या स्टैंडर्ड करेंसी कह सकते हैं, वो अमेरिकी मुद्रा डॉलर है। तो विदेशी मुद्राओं या विनिमय दर के निर्धारण में हम उदाहरण स्वरूप इसी मुद्रा को लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि $1 के अनुपात में भारत के संदर्भ में भारतीय रुपयों का जो मूल्य है इसे हम भारत की विनिमय दर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1 का रुपए में क्या मूल्य है, इसके अनुपात को या इसकी अदला बदली के अनुपात को भारत की विनिमय दर कहा जाएगा। ध्यान रखना, इसे अमेरिका की विनिमय दर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिका की विनिमय दर तो अमेरिकी सापेक्ष में होगी। अमेरिकी मुद्रा के सापेक्ष में हर देश अपनी विनिमय दर निकाल रहा है, तो जिस देश की विनिमय दर है उसे उसी के नाम से जाना जाएगा। जैसे भारत की विनिमय दर $1 का मतलब होगा कि अगर $1 का मूल्य रुपए में 70 के बराबर है, $1 का अंतरराष्ट्रीय मूल्य 70 रुपए के बराबर है, तो भारत की विनिमय दर 70 रुपए होगी। यह भारत की विनिमय दर है, ना कि अमेरिका की। ठीक है, तो ये भारत की विनिमय दर। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये कौन तय करेगा या ये कैसे तय होता है कि हमारी विनिमय दर 70 रुपए होगी, और ये घट भी सकती है और ये बढ़ भी सकती है। बढ़ने का मतलब है जब 70 से 65 होगी, समझ गए ना। विनिमय दर में वृद्धि कब होगी, जब ये 65 होगा, और विनिमय दर में कमी कब होगी, जब ये 75 होगा। ये क्या बात हुई, नंबर बढ़ गए तो हमने कहा माइनस हो रहा है, और नंबर घट गए तो हम कह रहे हैं कि वृद्धि हो रही है। नहीं समझ में आया, समझिए इसको। अगर $1 का अंतरराष्ट्रीय मूल्य 70 रुपए है, इसका मतलब है कि हमें $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपए पेमेंट करने होंगे, या 70 रुपए में $1 लेना होगा, खरीदना होगा। कहां से खरीदेंगे हम, बैंकों में एक्सचेंज करेंगे। तो हमने बैंक में 70 रुपए जमा किए और $1 ले लिया, और तब जाके हमने $1 का सामान इंपोर्ट किया, खरीदा इंटरनेशनल मार्केट से। लेकिन अगर भारत की विनिमय दर अगले दिन 65 रुपए हो गई, तो फिर हमको $1 का सामान खरीदने के लिए पहले से कम रुपए चाहिए, 65 रुपए चाहिए। सामान तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन 5 रुपए बच जा रहे हैं। तो भारतीय मुद्रा के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई ना। तो ये क्या है, रिवैल्यूएशन। क्या है, रिवैल्यूएशन। तो भारतीय मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, भारत की विनिमय दर में वृद्धि हुआ ना। इसीलिए इसको नंबर कम हुए। ये है क्वांटिटी और ये है क्वालिटी, कि आप इसकी क्वालिटी बढ़ी, इसकी क्वांटिटी घटी और क्वालिटी बढ़ी। कि जो सामान कल तक आपको 70 रुपए का मिल रहा था, जो $1 70 रुपए का मिल रहा था, वही $1 अब आपको 65 रुपए में मिलेगा। तो डॉलर सस्ता हुआ, रुपया महंगा हुआ। तो रुपया महंगा हुआ तो भारत की विनिमय दर में वृद्धि हुई। लेकिन अगले ही पल या 2 दिन बाद दूसरी कंडीशन आप देख रहे हैं कि डॉलर का भारतीय रुपए में जो मूल्य है वो 75 हो गया। अब आपको $1 का सामान खरीदने के लिए कहां पहले 65 रुपए फिर 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे। रुपया ज्यादा जा रहा है लेकिन सामान कम मिल रहा है, या डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। यहां पर यही तो जब डॉलर महंगा हुआ, रुपया सस्ता हुआ, तो यह भारत की विनिमय दर में गिरावट है। ठीक है, तो भारत की विनिमय दर की गिरावट को हमने यहां, यानी कि अगर $1 के अनुपात में रुपए की मात्रा बढ़ेगी तो इसे विनिमय दर की गिरावट कहा जाएगा, और $1 के अनुपात में अगर रुपए की मात्रा घटेगी तो इसे विनिमय दर की अगर बिना रुपए की मात्रा घटेगी तो विनिमय दर की वृद्धि कहा जाएगा। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इसे हम रिवैल्यूएशन कह सकते हैं, अधोमूल्यन कह सकते हैं। ठीक है, और इसे हम 2 नाम दे सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, इसे हम डिवैल्यूएशन और डिप्रेशिएशन कह सकते हैं, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, अवमूल्यन और मूल्य ह्रास कह सकते हैं। इसके 2 नाम हैं, और ये 2 नाम क्यों हैं इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन और मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रेशिएशन।
यानी कि अगर हमारा रुपया सस्ता होता है तो इसे अवमूल्यन कहा जा सकता है। और मूल्यह्रास, यहां पर हम थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दें, फिर आगे डिटेल्स बताएंगे कि 1991 से पहले अगर भारतीय रुपए का मूल्य कम होता था तो इसे क्या कहते थे? अवमूल्यन कहते थे, डिवैल्यूएशन कहते थे। लेकिन 1991 के बाद अब वर्तमान में जब भारत की विनिमय दर में गिरावट होती है तो इसे मूल्यह्रास कहा जाता है, क्योंकि अवमूल्यन जानबूझकर किया जाता है और मूल्यह्रास अपने आप होता है। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ कि ये शब्दावली बदल गई, और इसका क्या मतलब है? अवमूल्यन और मूल्यह्रास होने से, या अब वर्तमान में अवमूल्यन के स्थान पर हम इसको मूल्यह्रास कहते हैं, तो क्या इसमें आरबीआई की भूमिका बदल गई? क्या आरबीआई की भूमिका पहले, यानी कि 1991 से पहले कुछ और थी, 91 के बाद कुछ और हो गई है? कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में भारत की विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है और 1991 से पहले कैसे होता था, इस पर हम बात करके सीधे आ जाएंगे कि आरबीआई की भूमिका में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है और वर्तमान में हमारा आरबीआई कैसे विनिमय दर को प्रबंधित या मैनेज करता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग सीधे विनिमय दर के निर्धारण। विनिमय दर क्या है, सबको समझ में आ गया? तो सीधे बात करेंगे विनिमय दर का निर्धारण, तभी तो आरबीआई की भूमिका को स्पष्ट कर पाएंगे ना हम लोग। विनिमय दर के निर्धारण में हम 2 पॉइंट यहां पर पहले लेके चलेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। पहला यहां पर हम देखेंगे कि यहां हम लिख देते हैं 1991 से पूर्व, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे 1991 के बाद। 1991 में ऐसा क्या हुआ था? हमारे सब्जेक्ट में कई जगह ये पॉइंट आता है 1991 से पहले, 91 के बाद, है ना। तो ये 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि उसके पहले और उसके बाद एकदम वर्ग विभाजन हो गया है। क्या हुआ था 1991 में? हम इस 1991 की जगह पर यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, उदारीकरण से पूर्व, ठीक है। देखिए यहां अभी आपने आंसर दिया कि सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन वाला शब्द जो है ये हम अंतरराष्ट्रीय संबंध में इसकी बात करेंगे। मैंने कहा कि जो विषय वही भाषा। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आपको सब्जेक्टिव आंसर भी लिखना है मेंस में, 3rd पेपर में आएगा ये। तो आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में आपको हम मेंस पर अलग से आपको गाइड देते रहेंगे यहाँ पर अलग अलग वीडियोस में। तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होते हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जीएस के किस सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं। जैसे अगर ज्योग्राफी का आंसर है तो वही लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, अपने कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं। अगर आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं तो आपको वही शब्द यूज करने चाहिए। अगर आप साइंस का आंसर लिख रहे हैं तो साइंटिफिक आपको वर्ड यूज करने चाहिए, और इसके पास आपके पास पर्याप्त शब्द सामग्री होनी चाहिए, तभी तो इंप्रेसिव बनेगा आपका आंसर। तो ये जो टॉपिक है 1991 वाला, ये हमारे आईआर में भी आएगा, जिसे हम शीत युद्ध की समाप्ति या सोवियत संघ के विघटन के रूप में पढ़ेंगे। सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध आदि घटनाक्रम जो है इसे पॉलिटिकल अप्रोच में हम यूज करते हैं, जो कि हमारे किसका पार्ट है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का। जीएस सेकंड पेपर में आएगा। लेकिन इसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा था। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, इसका असर अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा और सभी देशों के विकास मॉडल पर भी पड़ा। लेकिन यहां हम इसे एक अलग अप्रोच में, जैसे जब हम इसको आईआर में पढ़ेंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष देश कहते हैं, और जब इसे हम अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे तो इनको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे, ठीक है ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की अर्थव्यवस्थाएं बदली जब शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, और उसी के बाद दुनिया भर के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बदला और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया, उदार किया, लिबरल किया, जिनमें से भारत भी एक था। इसे कहा जाता है आर्थिक सुधार या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किए थे हमारी इकोनॉमी में। जुलाई 1991 में हमारी संसद में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह,
और प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG के प्रोजेक्ट पर साइन किए और इन 3 नई विचारधाराओं को हमने एडॉप्ट किया और फिर इनके हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किए, जो कि एक लंबी प्रक्रिया थी। ये सुधार 2 दिन में नहीं हुए, इनमें एक लंबी अलग अलग क्षेत्र में हमने सुधार किए, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। किस चैप्टर में पढ़ेंगे? हम हमारी औद्योगिक नीति में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जो सुधार किए थे 1991 में, उनमें से एक महत्वपूर्ण सुधार यह भी था कि भारत की विनिमय दर निर्धारण की प्रणाली या प्रक्रिया को भी बदला गया था। आज का फोकस केवल विनिमय दर पर होगा हमारा, ठीक है। अब यहां पर 1991 से पूर्व यानी कि उदारीकरण से पूर्व, तो उदारीकरण से पूर्व भारत की जो विनिमय दर है इसका निर्धारण कैसे होता था, और 1991 के बाद यानी कि उदारीकरण के बाद यानी कि वर्तमान में भारत की विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस पर हम ध्यान देंगे और इसी में हम समझ पाएंगे कि आरबीआई की भूमिका किस प्रकार से बदल गई है, ठीक है। तो 1991 से पहले भारत की विनिमय दर निर्धारण में आरबीआई और भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान था, और सरकार और आरबीआई मिलकर के ही भारत की विनिमय दर का निर्धारण करते थे, क्योंकि 1991 से पूर्व भारत की विनिमय दर का निर्धारण स्थिर प्रणाली के आधार पर होता था, ठीक है। स्थिर प्रणाली का मतलब होता है विनिमय निर्धारण का वो तरीका जिसमें आरबीआई और सरकार मिलकर के देश की विनिमय दर का निर्धारण करते हैं। इसको हम नियंत्रित विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम नियंत्रित विनिमय प्रणाली भी। क्यों कहते हैं इसको नियंत्रित विनिमय प्रणाली? क्योंकि इसका नियंत्रण आरबीआई और सरकार के पास होता था, और आरबीआई और सरकार ही समय समय पर इनमें परिवर्तन कर सकते थे। 1991 तक भारत की विनिमय दर में अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होता था। अगर आरबीआई और सरकार ने फिक्स कर दिया, दोनों, क्योंकि आरबीआई सरकार का कौन है? सलाहकर्ता भी है, तो दोनों ने अगर देखा कि भारत के लिए विनिमय दर 25 रुपए उपयुक्त है और तय कर दिया कि $1 का मूल्य 25 रुपए होगा, तो फिर ये 25 ही रहेगा, अपने आप नहीं बदलेगा। लेकिन वर्तमान में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया, कल तक कुछ और होगा, है ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो 1991 तक अन्य क्षेत्रों की तरह भारत की विनिमय दर निर्धारण में भी सरकार का नियंत्रण था, आरबीआई का नियंत्रण था, और ये दोनों ही मिलकर के भारत की विनिमय दर का निर्धारण करते थे। तो हम कह सकते हैं कि 1991 से पूर्व आरबीआई भारत की विनिमय दर का निर्धारण करता था। क्लियर? विनिमय दर का निर्धारण करता था। लेकिन जब 1991 में भारत ने उदारीकरण को अपनाया, उदारीकरण का मतलब क्या होता है? सरकार के नियंत्रण में कमी करना, अर्थव्यवस्था को लिबरल करना, अर्थव्यवस्था को ओपन करना। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए, घरेलू क्षेत्र के लिए, विदेशी क्षेत्र के लिए। यानी कि जब सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों को उदार बना दिया जाता है, लाइसेंस प्रणाली को सरल कर दिया जाता है, देश के तमाम ऐसे कानून अधिनियम जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं उनको सरल कर दिया जाता है, इसी को तो उदारीकरण कहते हैं। तो सरकार ने यहां पर तय किया कि अब भारत की विनिमय दर का निर्धारण आरबीआई या सरकार नहीं करेगी, बल्कि अब भारत की विनिमय दर का निर्धारण बाजार के आधार पर अपने आप होगा, ठीक है। बाजार के आधार पर स्वतः निर्धारण होगा भारत की विनिमय दर का। और बाजार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2 चीजें आती हैं, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो आरबीआई और सरकार ने, मेनली सरकार ने जब उदारीकरण को अपनाया तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 1991 के बाद भारत की विनिमय दर का निर्धारण अब बाजार के आधार पर होगा, क्योंकि बाजार रोज बदलता है। तो जैसे जैसे बाजार परिवर्तित होगा वैसे वैसे भारत की विनिमय दर परिवर्तित होगी। तो इसे नाम क्या दिया गया? उदारीकरण के बाद जो हमने बाजार आधारित प्रणाली अपनाई, बाजार आधारित प्रणाली। और बाजार आधारित प्रणाली में 2 शक्तियां हैं जो विनिमय दर का निर्धारण करती हैं, और इन 2 शक्तियों का नाम अभी मैंने आपको बताया, क्या? मांग एवं पूर्ति, ठीक है। अब यहां मांग और पूर्ति किसकी है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये जो उदारीकरण के बाद नया सिस्टम अपनाया, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया परिवर्तनीय प्रणाली, ठीक है।
क्यों कहा गया ये भी हमने आपको बताया, परिवर्तनीय प्रणाली। तो परिवर्तनीय प्रणाली में क्या होता है, जैसे जैसे बाजार बदलता है वैसे वैसे भारत की विनिमय दर भी बदल जाती है। इसमें जो भी परिवर्तन होता है अपने आप होता है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन होता था वो जानबूझ करके किया जाता था। परिवर्तन का मतलब क्या है, विनिमय दर की वृद्धि, विनिमय दर की गिरावट। तो विनिमय दर में वृद्धि और गिरावट इसमें आरबीआई और सरकार जानबूझ करके करती थी, और यहां पर ये बाजार के हिसाब से अपने आप होता है। ठीक है, 1991 से पहले जब आरबीआई और सरकार भारत की विनिमय दर में कमी करते थे, विनिमय दर में कमी होने का मतलब जो उदाहरण बताया 70 से 65 या 70 से 75, विनिमय दर में कमी का मतलब क्या है, 70 से 65 या 75 ना। विनिमय दर में कमी का मतलब है डॉलर का महंगा होना और रुपए का सस्ता होना। ठीक है, तो जब आरबीआई और सरकार जानबूझ करके ये काम करते थे कि रुपए को सस्ता कर दिया, ऐसा क्यों किया जाता था ये भी हम बताएंगे आपको। जब आरबीआई और सरकार जानबूझ करके यह फैसला लेते थे तब इसको कहा जाता था अवमूल्यन। क्या कहा जाता था, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। और भारत के आर्थिक इतिहास में कुल 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, कुल 3 बार। तो कुल 3 बार जो अवमूल्यन हो चुका है उनमें कब कब हुआ है, 19 कब हुआ है, हाँ जी 1949 में हुआ है, और कब हुआ है, और कब हुआ है 1966 में हुआ है, और लास्ट बार 1991 में हुआ है। कुल 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। और अवमूल्यन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे देश में विदेशी मुद्राएं आकर्षित हों, क्योंकि जब रुपया सस्ता होगा, डॉलर महंगा होगा, तो भारत में और ज्यादा डॉलर का निवेश होगा, क्योंकि भारत में डॉलर महंगा होने की वजह से डॉलर के बदले ज्यादा रुपया मिलेगा, तो भारत में विदेशी व्यापार का आकार भी बढ़ेगा, उनको व्यापार में लाभ होगा। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, या कुल मिलाकर के विदेशी मुद्राओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए समय समय पर भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। लेकिन जब 1991 में विनिमय दर के निर्धारण की प्रणाली परिवर्तित हो गई और बाजार आधारित प्रणाली अपना ली गई, तो अब सरकार नहीं बल्कि डॉलर की मांग और पूर्ति के आधार पर डॉलर की कीमत यानी कि विनिमय दर का निर्धारण स्वतः होता है। जैसे मांग पूर्ति का नियम क्या कहता है, जब बाजार में किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है तो उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, चाहे वह वस्तु सामान हो या डॉलर हो। तो जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है और बैंक के पास डॉलर का स्टॉक कम है, तो डॉलर महंगा मिलेगा और विनिमय दर क्या हो जाएगी, घटेगी कि बढ़ेगी। डॉलर महंगा होगा तो विनिमय दर भारत की घटेगी, जो डॉलर 65 का मिलता था 75 का मिलेगा। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपए की डिमांड बढ़ेगी या डॉलर की डिमांड घटेगी, तो जाहिर सी बात है उसकी जगह पर रुपए की डिमांड बढ़ेगी या रुपए का मूल्य बढ़ेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अधोमूल्यन या रिवैल्यूएशन। और इसमें डॉलर 75 की बजाय 65 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब अपने आप हो रहा है, इसलिए इसको हम बाजार प्रणाली, या इसमें निरंतर परिवर्तन होते हैं इसलिए इसको हम परिवर्तनीय प्रणाली भी कहते हैं। तो इस नए सिस्टम में आरबीआई की भूमिका क्या है, आप कहेंगे कुछ नहीं है, आरबीआई की भूमिका है, लेकिन इतना तो तय है कि यहां पर आरबीआई तय नहीं कर रहा है कि डॉलर का मूल्य क्या होगा, लेकिन आरबीआई की भूमिका क्या होगी इस पर हम बात अब यहां पर करेंगे कि आरबीआई अब विनिमय दर के निर्धारण में क्या भूमिका निभाने वाला है। तो 1991 के बाद जो है, जो एक आधी बात यहां पर रह गई थी पूरी कर दें। 1991 के बाद जब रुपया सस्ता होता है और डॉलर महंगा होता है, तो ये जानबूझ करके नहीं किया जा रहा है, अपने आप हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास, डिप्रेशिएशन। लेकिन 1991 से पहले यह सरकार और आरबीआई करता था, तो उसको क्या बोला जाता था, अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। एक जैसे ही परिणाम है दोनों के, लेकिन एक जानबूझ करके किया जाता था, दूसरा अपने आप हो रहा है। तो पूछा जाता है कि भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया,
तो ये 1991 में किया गया। और वर्तमान में भारत की विनिमय दर की गिरावट को क्या कहा जाएगा? मूल्य ह्रास कहा जाएगा। अगर आपने गलती से भी आंसर लिखते समय यह लिख दिया कि वर्तमान में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, तो बाकी सामान्य लोग बोलचाल में बोल देते, लेकिन आप अगर कंप्यूटर होते हुए आंसर में लिखोगे तो यह मैसेज जाएगा कि आपको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि अब भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन नहीं, मूल्य ह्रास होता है। समझ गए? मूल्य ह्रास होता है। तो इस मूल्य ह्रास में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिरता है। अब भारतीय मुद्रा का मूल्य अगर निरंतर गिरता जाएगा, जैसे डॉलर अगर 75 से 80, 80 से 85 महंगा होता जाएगा, तो इसका असर क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि हमारे लिए विदेश व्यापार में आयात करना महंगा हो जाएगा। आयात करना महंगा हो जाएगा। जो सामान हम $1 का खरीद सकते थे, 70 रुपए का या 65 रुपए का खरीद सकते थे, उसे अब हमको 80 रुपए में खरीदना पड़ेगा। समस्या आ जाएगी ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा का मूल्य कम होता जाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर आरबीआई एक्टिव हो जाता है। यहां आरबीआई का रोल शुरू होता है। आरबीआई इसका समाधान करने के लिए क्या कर सकता है? गैस करो जरा, आरबीआई कैसे इस समस्या का समाधान कर सकता है? अगर भारतीय मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता जाए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का मूल्य निरंतर गिरता जाए, इससे विनिमय दर में गिरावट होती जाए, और इसको अगर नहीं रोका गया तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि आयात बिल बढ़ते जाएंगे। सारा हमारा जो और जाहिर सी बात है कि जब हम बाहर से महंगा आयात करेंगे तो हमारे देश में मुद्रास्फीति भी आ जाएगी। तो इस कंडीशन को तुरंत रोकना है। आरबीआई इसको कैसे रोक सकता है? जल्दी बताइए। कल हमने कुछ बताया था, उससे आपको आइडिया मिलना चाहिए। आरबीआई इसको कैसे रोक सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। बाजार में जो डॉलर है उसकी मांग और पूर्ति को बैलेंस करने के लिए। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो डॉलर है वो क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है ना? डॉलर महंगा हो रहा है और रुपया क्या है? सस्ता हो रहा है। तो रुपया सस्ता किस लिए हो रहा है? क्योंकि रुपए की अंतरराष्ट्रीय डिमांड कम है और आपूर्ति ज्यादा है ना? अंतरराष्ट्रीय मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है। और डॉलर इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार क्या है? ये नहीं पूछा आपने। कहां है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार? है आईएमएफ है? नहीं, वो तो अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार उन बैंकों को कहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की अदला बदली करती हैं। समझ गए? वह स्थान जहां मुद्रा का व्यापार होता है उसे बैंक कहते हैं, और वह स्थान जहां अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं का व्यापार होता है उसे भी बैंक कहते हैं। बस अंतर इतना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की अदला बदली करने के लिए आरबीआई से अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। सामान्य बैंकों को यह अधिकार नहीं होता कि वे विदेशी मुद्राओं की अदला बदली कर सके। इसके लिए आरबीआई अलग से लाइसेंस देता है विदेशी मुद्रा में व्यापार करने का। तो भारत में स्थापित वे सभी बैंक और वित्तीय संस्थान जिन्हें आरबीआई से विदेशी मुद्रा में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त है, दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मनी मार्केट। वे सभी क्या हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार के पार्ट हैं, अंग हैं। तो जब हम अभी बात कर रहे थे ना विदेशी मुद्राओं की मांग और पूर्ति, तो वो इन्हीं क्षेत्रों में है। तो जाहिर सी बात है कि विदेशी मुद्राओं की मांग कौन करता है? विदेशी मुद्राओं, यहां विदेशी मुद्रा के रूप में हमने उदाहरण के लिए डॉलर को लिया है। तो डॉलर की मांग कौन कर रहा है? कौन डॉलर खरीद रहा है? डॉलर खरीदने वाले कौन है? डॉलर खरीदने वाले बैंक क्यों हो गए? डॉलर की डिमांड कौन कर रहा है बाजार में? डॉलर की डिमांड कर रहे हैं आयातक। आयातक हम और आप। आयातक कौन है? जिनको इंपोर्ट करना है दूसरे देशों से। इन्हें डॉलर चाहिए ना, इन्हें डॉलर चाहिए ना। तो ये बैंक के पास रुपए जमा करेंगे और डॉलर लेंगे। उस समय डॉलर का जो मूल्य होगा वो लेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं विदेश, तो आप रुपए जमा करके डॉलर लेंगे। या आप कोई व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड करते हैं और आपको किसी चीज का ट्रेड करना, किसी चीज का इंपोर्ट करना है, तो आप बैंक में रुपए जमा करके डॉलर लोगे ना। तो डॉलर की डिमांड कौन कर रहा है? आयातक, इंपोर्टर कर रहे हैं ना, आयातक कर रहे हैं। और डॉलर की पूर्ति कौन कर रहा है? डॉलर की पूर्ति बैंक नहीं कर रहे हैं, डॉलर की पूर्ति कर रहे हैं निर्यातक। ठीक है? निर्यातक कैसे डॉलर की पूर्ति कर रहे हैं कि जो निर्यातक है उसने दूसरे देशों को सामान एक्सपोर्ट किया और उसको डॉलर मिला, तो डॉलर बैंक में जमा करेगा, बदले में रुपया लेगा, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग और पूर्ति कौन कर रहा है? आयातक और निर्यातक।
इसका मतलब है कि अगर आयात ज्यादा होगा हमारे देश में तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आयात हम ज्यादा करेंगे या जो देश आयात ज्यादा करते हैं उन देशों में डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है, और अगर हम निर्यात कम करेंगे तो डॉलर की पूर्ति कम हो जाएगी। सिंपल सी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हम निर्यात कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कम डॉलर लाएंगे, कम बैंक के पास जमा करेंगे। अदला बदली हो रही है ना, यहां पर डॉलर लाए हैं तो बैंक में जमा करके डॉलर के बदले रुपए ले लेंगे तो बैंक के पास डॉलर आया। तो इसका मतलब है कि जो देश निर्यात कम करते हैं उनके मुद्रा बाजार में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की पूर्ति हमेशा कम बनी रहती है, और जो देश आयात ज्यादा करते हैं वहां डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है। और जब यह कंडीशन होगी तो डॉलर तो महंगा ही हो गई, महंगा होगा ना। इसका मतलब है कि डॉलर की डिमांड ज्यादा है और स्टॉक कम है, इसलिए अगर विदेशी मुद्रा की गिरावट हो रही है तो आरबीआई इसको रोकने के लिए कुछ तो करेगा। तो आरबीआई इनमें से क्या कर सकता है? पूर्ति बढ़ा सकता है या मांग घटा सकता है? आरबीआई इनको बैलेंस करके ही तो विदेशी विनिमय दर का प्रबंधन करेगा, क्योंकि 1991 के बाद आरबीआई भारत की विनिमय दर का निर्धारण नहीं करता, नियमन करता है, रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है। और ये रेगुलेशन कैसे करता है? मांग और पूर्ति का संतुलन बनाकर। अब यहां संतुलन बिगड़ा हुआ है, डिमांड ज्यादा हो रही है, स्टॉक कम है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में यानी कि बैंकों के पास या किसी भी रूप में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाकर या डॉलर की डिमांड घटाकर आरबीआई कैसे इस बैलेंस को बनाएगा? पूर्ति बढ़ाएगा ना। आरबीआई पूर्ति बढ़ा सकता है, क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है ना। तो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से और अन्य बैंकिंग नीतियों में परिवर्तन करके इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्राओं की आपूर्ति बढ़ाता है, जिसकी वजह से विनिमय दर सामान्य हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, और अर्थव्यवस्था में जो विदेशी विनिमय दर की गिरावट हो रही है इसको नियंत्रित किया जाता है। बात समझ में आई यहां तक? तो आरबीआई वे कौन कौन से काम करता है जिससे कि विदेशी मुद्राओं की आपूर्ति बढ़ती है? पहली बात तो ये कि आरबीआई सीधे स्टॉक बढ़ा सकता है अपने भंडार में से बैंकों के पास और डॉलर की सप्लाई कर सकता है, लेकिन इससे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो जाएंगे। तो आरबीआई कुछ और करना होगा। आरबीआई कुछ और करेगा, कैसे, किस प्रकार से करेगा? आरबीआई कुछ और करेगा कि भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं आए। इसके लिए आरबीआई क्या कर सकता है? पहला काम यह कर सकता है कि जो एनआरआई है, एनआरआई कौन है? अनिवासी भारतीय। कौन है ये? अनिवासी भारतीय। कौन होते हैं अनिवासी भारतीय? हाँ, ऐसे भारतीय जो भारत से बाहर निवास करते हैं उन्हें हम एनआरआई या नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस बोलते हैं। अनिवासी भारतीय इनको हम बोलते हैं। ये अनिवासी भारतीय भारत में विदेशी पूंजी भेजने के बहुत बड़े माध्यम हैं। तो आरबीआई ने जो नियम है उसके अकॉर्डिंग इनका एक अलग अकाउंट होता है भारत के बैंकों में, और इनको जो जमा ब्याज दरें दी जाती हैं वे भारतीयों से ज्यादा दी जाती हैं। जैसे आपको आपकी आरडी, एफडी और सेविंग्स पर जो ब्याज दे रहे हैं बैंक, उनसे ज्यादा ब्याज इन एनआरआईज को दिए जाएंगे। कारण क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा वहां से बचाएं और इन अकाउंट्स में डिपॉजिट करें। तो आरबीआई वर्तमान में विदेशी विनिमय दर को बैलेंस करने के लिए और भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राओं को लाने के लिए एनआरआई की डिपॉजिट रेट्स बढ़ा देगा। एनआरआई की जमा ब्याज दरों में क्या कर देगा? आरबीआई वृद्धि कर देगा। जैसे ही इनकी जमा ब्याज दरों में वृद्धि होगी, परिणाम क्या होगा बताओ? ब्याज दरों में वृद्धि होते ही क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं इन अकाउंट में जमा की जाएंगी, क्योंकि सेविंग्स रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो उन्हें भी प्रॉफिट और मिलेगा। तो वे ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करके इन डिपॉजिट्स इनमें डालेंगे और ये विदेशी मुद्राएं सीधे भारत में आएंगी, जिनसे कि भाई बैंकों के माध्यम से आई तो बैंकों के पास क्या होगा? विदेशी मुद्राओं का स्टॉक बढ़ने लगा। ठीक है ना। और क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई विदेशी मुद्राओं की डिमांड भी कम कर सकता है। यहां तो स्टॉक बढ़ा दिया, डिमांड भी कम कर सकता है। कैसे कम कर सकता है? इसके लिए एक नाम यहां पर आप शायद पहली बार सुनेंगे, वायदा कारोबार। वायदा कारोबार, वायदा कारोबार को कई नाम से जाना जाता है। ये शेयर मार्केट में आपको हम पढ़ाएंगे। वायदा कारोबार को कमोडिटी मार्केट भी कहते हैं, इसको फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? ये एक प्रकार का शेयर मार्केट है जिसमें
विदेशी मुद्राओं में, कीमती धातुओं में, कीमती वस्तुओं में व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है और उनकी कीमत बढ़ने पर लाभ कमाता है। जैसे अगर डॉलर की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं और हम चाहते हैं कि इसका फायदा हमको मिले, तो हम कुछ डॉलर खरीद लेंगे। अगर हमने 65 का खरीदा और 80 हो गया तो हमको लाभ होगा ना। तो अगर डॉलर की कीमतें निरंतर इसी प्रकार से बढ़ती रहेंगी तो हम और हमारे साथ बाकी सब लोग भी इस डॉलर में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास करेंगे। और इस बाजार को क्या कहा जाता है? वायदा कारोबार। जब इस वायदा कारोबार में डॉलर या विदेशी मुद्राओं में ज्यादा निवेश किया जाएगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा ना, समस्या बढ़ जाएगी। अब आरबीआई क्या करेगा? जैसे हम और आप अपनी जेब का पैसा तो डॉलर में इन्वेस्ट करते ही हैं, बैंक से लोन लेकर के भी इन्वेस्ट करते हैं। बैंक से सस्ता लोन लिया, मान लो डॉलर में निवेश करने पर हमको 20% रिटर्न मिल रहा है, तो बैंक से हमने 9-10% पर उधार ले लिया, डॉलर में इन्वेस्ट किया, वहां से 20% हमको रिटर्न हुआ, तो बैंक का लोन चुकाने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो हम और हमारे जैसे तमाम निवेशक क्या करेंगे? बैंक से लोन ले करके इस पैसे से डॉलर में या विदेशी मुद्राओं में निवेश करेंगे, जिससे इस वायदा कारोबार में विदेशी मुद्राओं की डिमांड बढ़ेगी और उसकी वजह से विनिमय दर बढ़ती जाएगी। अब आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करेगा कि जो ऋण हैं उनकी ब्याज दरें बढ़ाएगा। लेकिन आरबीआई इसको कैसे कर सकता है? रेपो रेट को बढ़ाकर, बैंक रेट को बढ़ाकर और रिवर्स रेट को भी बढ़ाकर। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेंगी तो हमें डॉलर के बराबर ही अगर एफडी में अच्छा पैसा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है रिवर्स रेपो का पूरा सिस्टम हम समझा चुके हैं आपको। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों को आरबीआई से ज्यादा ब्याज मिलेगा और ऐसे में आरबीआई जनता का पैसे अपने पास लाने का प्रयास करेंगे, तो बैंक भी क्या करेंगे? आरडी और एफडी ब्याज बढ़ाएंगे। आरडी एफडी ब्याज बढ़ते ही जनता ज्यादा पैसा बैंकों में जमा करेगी और उस पैसे को बैंक आरबीआई के पास जमा करके रिवर्स रेपो का फायदा उठाएंगे, है ना। तो आरबीआई को अगर यह काम करना है कि बाजार में डॉलर की डिमांड को घटाना है ताकि निवेशक वायदा कारोबार के तहत विदेशी मुद्राओं में कम निवेश करें, तो आरबीआई इसके लिए क्या कर सकता है? बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का सहारा ले सकता है। इन तीनों ही ब्याज दरों में वृद्धि अगर हो जाएगी तो निवेशकों को बैंक से महंगा कर्ज मिलेगा। बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ने से महंगा कर्ज मिलेगा और जब महंगा कर्ज लेकर के डॉलर में निवेश करोगे तो जो प्रॉफिट मिल रहा था डॉलर को बेचने से वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि सारा ब्याज तो बैंक का ही चुका दोगे, बचेगा क्या, है ना। और दूसरी तरफ क्यों डॉलर में निवेश करोगे अगर बैंक आरडी और एफडी की ब्याज दरें बढ़ा रही हैं? तो डॉलर की बजाय हम अपने पैसे को क्या करेंगे? आरडी और एफडी में निवेश करेंगे, वहां से प्रॉफिट कमाएंगे। समझ में आ रही बात? तो आरबीआई इनके द्वारा क्या करेगा? डॉलर की डिमांड कम करेगा। इसके द्वारा आरबीआई ने क्या किया था? डॉलर का स्टॉक कम किया, स्टॉक बढ़ाया, पूर्ति बढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आए, ये प्रयास किया। और दूसरी तरफ वायदा कारोबार में विदेशी मुद्राओं में निवेश को कम करने के लिए विदेशी मुद्राओं की डिमांड को कम किया और इन दोनों से ही क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी और मांग घटेगी और बैलेंस बन जाएगा। परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय दर में सुधार आ जाएगा। ये सारी चीजें जो आरबीआई कर रहा है इसी को कहा जाता है विदेशी विनिमय दर का प्रबंधन। तो अब आरबीआई स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता कि डॉलर का मूल्य क्या होगा, बल्कि डॉलर की मांग और पूर्ति को बैलेंस करके विनिमय दर का प्रबंधन कर सकता है। तो बताइए 1991 के बाद भारत की विनिमय दर निर्धारण में आरबीआई की भूमिका बदली कि नहीं बदली? 1991 से पहले एज अ कंट्रोलर काम करता था आरबीआई, अब एज अ फैसिलिटेटर। अब ऐसी फैसिलिटी या एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है आरबीआई कि अपने आप विनिमय दर हमारे मार्केट के अनुरूप हो जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।